दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी यादगार साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म के बारे में जिसकी मिस्ट्री आज भी उतनी ही ताजा है जितनी 17 साल पहले थी। इसकी कहानी हर किसी के लिए अलग मायने रखती है और इस पे सबके अलग अलग ओपिनियंस हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2005 में आई फ्रेंच फिल्म कैश यानी हिडन के बारे में। इसे लिखा और डायरेक्ट किया है साइकोलॉजिकल फिल्म्स के माइस्ट्रो मिखाइल हानेका ने। आज मैं आपको इसकी कहानी डिटेल में समझाऊंगा जिससे आप इस फिल्म की मिस्ट्री के थोड़ा सा करीब पहुंच सकें। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिले। इसलिए ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों ये कहानी है एक रिच पेरिस के कपल एन और जॉर्ज लॉरेंट की। फिल्म शुरू होती है उनके घर के स्टैटिक शॉट से जो अक्रॉस द स्ट्रीट व्यू है। ये सीन लगभग 3 से 4 मिनट चलता है। हमें पता चलता है कि ये एक टेप है। दरअसल ये टेप बिना किसी एक्सप्लेनेशन के उनके घर के बाहर छोड़ी गई है। उसमें उनके घर की 2 घंटे की फुटेज ली गई है ये दिखाने के लिए कि वो कैमरा की निगरानी में है। वो इसे देखकर उलझन में है कि इसे किसने भेजा है। वो इतने वियर्ड और ओपन एंगल से शूट की गई है तो जॉर्ज ने उसे देखा कैसे नहीं। वो इसके मकसद को लेकर डिबेट करते हैं कि हो सकता है इसे मजाक के मकसद से उनके 12 साल के बेटे पियरो के दोस्त ने भेजा हो, या ये जॉर्ज के फैंस का काम भी हो सकता है जो कि एक टेलीविजन शो का होस्ट है। फिर उनके घर पे एक दूसरी टेप आती है जो रात के वक्त रिकॉर्ड की गई है और उसके साथ साथ एक ड्राइंग भी आती है जिसमें एक इंसान के मुंह से खून निकल रहा है। ऐसा लगता है कि उसे किसी बच्चे ने बनाया है। वैसी ही ड्राइंग्स कार्ड पर बनाकर जॉर्ज के वर्क प्लेस पर भी भेजी जाती है। परेशान होकर लॉरेंट्स फ्रेंच पुलिस के पास जाते हैं जिन्हें लगता है कि वो टेप्स इतनी भी हार्मफुल नहीं है कि उसे एक क्रिमिनल एक्टिविटी माना जाए। इस बीच जॉर्ज पियरो को पिक करने उसके स्कूल जाता है जहां उसे पता चलता है कि ऐसा ही सेम ड्राइंग वाला कार्ड उसके स्कूल भी भेजा गया है। इस बीच कुछ वीडियो टेप्स की क्लिप्स के साथ हम कुछ सेकंड्स तक एक बच्चे का सीन देखते हैं जिसका मुंह खून से सना हुआ है। लॉरेंट्स अपने घर पे एक डिनर पार्टी देते हैं। उनके सभी फ्रेंड्स घर पर आ चुके हैं। नॉर्मल बातचीत चल रही है, तभी डोरबेल बजती है। जॉर्ज बाहर देखने जाता है पर बाहर कोई नहीं होता। वो वापस अंदर आकर जैसे ही दरवाजा बंद करने वाला होता है उसे एक पॉलिथीन नजर आती है और वो देखता है कि एक और टेप उनके घर पर आई है। उसके साथ साथ चिकन की गर्दन से खून बहने की एक अजीब ड्राइंग भी शामिल है। वो उन्हें देख के अपने ओवरकोट की जेब में रख देता है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। जब एन इस बात का खुलासा उनके दोस्तों के सामने कर देती है तो जॉर्ज टेप को सबके सामने लाकर वीसीआर में डालता है और उसमें इस बार उसे वो जगह नजर आती है जहां वो पला बड़ा था। सीन कट होता है। अपना पुराना घर टेप में देखने के बाद जॉर्ज अपनी माँ से मिलने जाता है जो थोड़ी बीमार है। यहाँ वो उससे माजिद के बारे में पूछता है जिसे वो एक वक्त पर अडॉप्ट करने वाली थी, जो कभी उनके साथ उनके घर में रहा करता था। पहले उसकी माँ को माजिद याद नहीं आता, लेकिन कुछ देर जॉर्ज के याद दिलाने पर उसे याद आ जाता है। पर जॉर्ज हैरान है कि उसकी माँ ने माजिद के बारे में कभी क्यों नहीं सोचा, उसे वो ठीक से याद क्यों नहीं है। उसकी बातें सुन के माँ को उसकी चिंता होने लगती है। वो सोने चला जाता है। उसको माजिद के अजीब और विविड से सपने आने शुरू हो जाते हैं। इस ड्रीम में माजिद एक मुर्गे को कुल्हाड़ी से बेरहमी से काटता है और उसका खून माजिद के मुंह पर फैल जाता है। वो जॉर्ज को मारने पहुंचता है और घबरा के जॉर्ज की आंख खुल जाती है। उनके घर में एक और टेप आती है जिसमें रोमन विले नाम की जगह में एवेन्यू लेनिन और एक अपार्टमेंट कॉरिडोर नजर आता है। वीडियो देखकर जॉर्ज वहां जाने के लिए कहता है। एन चाहती है कि वो वहां किसी पुलिस वाले के साथ जाए, लेकिन जॉर्ज ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि वो खुद इसकी पड़ताल करे। दरअसल जॉर्ज एन को बताता है कि उसके दिमाग में एक सस्पेक्ट है, पर वो तब तक उसके बारे में नहीं बताएगा कि वो कौन है जब तक उसका शक यकीन में नहीं बदल जाता। एन को ये सुन के बहुत हैरानी होती है क्योंकि उसे लगता है कि जॉर्ज को उस पर भरोसा नहीं है।
वो उससे शिकायत करती है कि वो इन सब चीजों की वजह से इतनी परेशान है और जॉर्ज को उस पर इतना भी यकीन नहीं है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं है जैसा वो सोच रही है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। एन गुस्से में वहां से चली जाती है। लास्ट वाली टेप के क्लूज का पीछा करते हुए जॉर्ज रोमन विले में अपार्टमेंट ऑफ एवेन्यू लेनिन ढूंढ लेता है। वहां उसे माजिद मिलता है। माजिद उसे अपने घर में देख के हैरान रह जाता है। वो उसे अंदर बुलाता है और अंदर आते ही जॉर्ज पूछना शुरू करता है, तुम्हें क्या चाहिए? पैसा? माजिद को कुछ समझ नहीं आता। उसे पता नहीं कि जॉर्ज यहाँ क्यों आया है। वो उसे बताता है कि कुछ साल पहले वो एक्सीडेंटली उसके शो में पहुंच गया था और जब तक उसका नाम अनाउंस नहीं किया गया तब तक उसे यकीन ही नहीं हुआ कि तुम वही जॉर्ज हो। तुमने अपनी जिंदगी काफी बेहतर कर ली है। वो उसके पेरेंट्स की भी तारीफ करता है। जॉर्ज को लगता है माजिद अनजान बनने का नाटक कर रहा है। वो अपनी फैमिली को लेकर टेंशन में है। वो उसे सब बताता है और ड्राइंग भी दिखाता है। माजिद कहता है कि उसे टेप्स या ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं पता। जॉर्ज उसका विश्वास नहीं करता और उसे धमकी देता है कि अगर मेरी फैमिली को कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। फिर वो एक कैफे में जाके एन को कॉल करके झूठ बोलता है कि वो अपार्टमेंट बंद था, वहां उसे कुछ नहीं मिला। अगले सीन में हमें पता चलता है कि एक छिपा हुआ कैमरा उसकी और माजिद की बातचीत को रिकॉर्ड कर रहा था और जॉर्ज के वहां से निकलने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगता है। जॉर्ज एन को सॉरी बोलता है कि उसने उससे झूठ बोला। एन बहुत नाराज है कि उसने माजिद को धमकी दी। वो उसको अपना पास्ट बताता है कि माजिद को वो बचपन में जानता था। माजिद के अल्जीरियन माँ बाप जॉर्ज के परिवार की प्रॉपर्टी पर खेती मजदूरी का काम किया करते थे, पर 1961 के पेरिस मैसेकेर में वो गायब हो गए। जॉर्ज के माँ बाप ने उन्हें ढूंढा पर वो नहीं मिले। फिर उनको लगा अब माजिद उनकी जिम्मेदारी है और उन्होंने उसे अडॉप्ट करना चाहा, पर यह प्रोसेस कभी पूरा ही नहीं हो पाया। तब वो 6 साल का था जब उसके माँ बाप ऐसा सोच रहे थे और वो नहीं चाहता था कि ऐसा हो, तो उसने माजिद के बारे में कई झूठ बोले जिससे उसे वहां से दूर ऑर्फेनेज में भेज दिया गया था। फिर ये बात नेचुरली मेरे दिमाग से निकल गई और शायद मेरे माँ बाप के भी। एन का मूड खराब हो जाता है क्योंकि उसने माजिद की बात अपनी माँ से तो शेयर की मगर उससे नहीं। वो गुस्से में उसे टेप बाहर निकाल कर देती है जिसपे जॉर्ज की एक पेपर कटिंग लगी होती है और उसके आसपास रेड कलर लगा होता है। जॉर्ज अपने एम्प्लॉयर को मिलने जाता है। उसे लगता है यहाँ उसके नए शो के रिगार्डिंग कुछ बात होने वाली है, पर पता चलता है कि टेप जॉर्ज के बॉस को भी भेजी गई है। जॉर्ज उसे अननेसेसरी इन मामलों में घसीटे जाने की वजह से सॉरी बोलता है और उसे पूरे मामले की सफाई देता है। पूरी बात सुनने के बाद उसका बॉस कहता है कि ये तुम्हारी रेपुटेशन के लिए सही नहीं है। यही नहीं, टेप एन के बॉस को भी भेजी गई है, पर क्योंकि वो उनका दोस्त भी है इसलिए वहां समझाना एन के लिए ज्यादा आसान था। वो घर आती है और जॉर्ज से प्योरो के बारे में पूछती है, पर जॉर्ज को तो लगा वो अपनी माँ के साथ था। वो समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। एन उसके दोस्त येव को कॉल करती है तो पता चलता है कि प्योरो तो 6:30 बजे ही वहां से निकल चुका है। उसके गायब होने से दोनों घबराहट में पुलिस के पास पहुंचते हैं। जॉर्ज उन्हें माजिद के अपार्टमेंट ले जाता है। माजिद और उसके बेटे को शक के बिना पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि वो प्योरो के किडनैपिंग में शामिल होने की बात को सिरे से नकारते हैं। जॉर्ज घर आके सारी बात एन और दोस्तों को बताता है। फिर वो कुछ देर के लिए अकेले अपने कमरे में जाता है और रोने लगता है। इधर प्योरो अपने दोस्त फ्रैंकोइस के घर वक्त बिता के वापस घर आ जाता है। फ्रैंकोइस की माँ एन को सॉरी कहती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसने अपने घर पर वहां रुकने की बात नहीं बताई है और एन तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करती है। प्योरो का मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। वो अपनी माँ से अच्छे से बात तक नहीं करता है। तब भी जब वो उसे बताती है कि उसके गायब होने की वजह से वो लोग कितने परेशान हो गए थे। बहुत पूछने के बाद वो उसको हिंट देता है कि उसे लगता है कि उसकी माँ अपने बॉस पियर के कुछ ज्यादा ही करीब है, जो कि उसे पसंद नहीं है। एन उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस उसका और जॉर्ज का बहुत अच्छा दोस्त है। वो पियरो को गले लगाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे पुश करके वहां से भाग जाता है। माजिद जॉर्ज को कॉल करता है और उसे वापस अपने अपार्टमेंट में आने के लिए कहता है। जब जॉर्ज आता है
माजिद उसे बताता है कि उसने टेप्स नहीं भेजे और वो चाहता था कि जॉर्ज यहाँ प्रेजेंट रहे। ये कहते ही वो अपना गला काटकर सुसाइड कर लेता है। जॉर्ज घबरा के अपने घर पहुंचता है। पियर और मटिल्डा वहां मौजूद होते हैं। वो उनसे बच के सीधा बेडरूम में पहुंचता है और एन से उन्हें वहां से वापस भेजने को कहता है। वो ऐसा करके वापस बेडरूम में आती है और जॉर्ज एन को माजिद के बेडरूम में हुई सारी चीज बताता है। वो पूछती है कि उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया, पर जॉर्ज को वहां से भागना ज्यादा सही लगा क्योंकि उसे फंसाना ही तो माजिद का असली मकसद था। वो उससे पूछती है कि पास्ट में आखिर ऐसा हुआ क्या था। यहाँ वो बताता है कि जब वो छोटा था उसने अपनी माँ को बताया कि माजिद को खांसी में खून आया था, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। डॉक्टर ने भी कुछ नहीं बताया। उसने माजिद को अपनी फैमिली के एक मुर्गे को मारने के लिए मना लिया, ये झूठ कहकर कि ऐसा उसके फादर ने करने के लिए बोला है। उसे वो मुर्गा बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने एक ही झटके में उस मुर्गे की गर्दन काट दी। फिर जॉर्ज अपनी माँ को तोड़ मरोड़ कर ये बात बताता है कि माजिद ने ऐसा उसे डराने के लिए किया था। उसे नहीं पता था कि वो इस चीज का बदला इस हद तक जाकर लेगा। शायद वो ड्राइंग्स भी इसी चीज की वार्निंग्स थी। अगले दिन माजिद का बेटा जॉर्ज के ऑफिस में उससे मिलने पहुंचता है। जॉर्ज पहले उसे खुद को बिजी बताकर इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन माजिद का बेटा उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है और कहता है, आराम से बात सुन लीजिए वरना लोग वो सुनेंगे जो उन्हें नहीं सुनना चाहिए। वो उसे कहता है कि शायद तुम अपने फादर की डेथ की वजह से ऐसी बातें कर रहे हो, पर पुलिस कंफर्म कर चुकी है कि वो एक सुसाइड थी। वो फिर उसे इग्नोर करके जा रहा था, लेकिन माजिद का बेटा उसे चिल्ला के वापस बुलाता है और दोनों वॉशरूम में बातचीत करते हैं। यहाँ जॉर्ज उसके बेटे को टेप्स का जिम्मेदार मानते हुए उसे सर्वेलेंस बंद करने की धमकी देता है, पर उसका बेटा कहता है कि उसका टेप से कोई लेना देना नहीं है। वो उसे अपने फादर को अच्छी एजुकेशन से वंचित रखने का जिम्मेदार ठहराता है, पर वो ये भी मानता है कि ऑर्फेनेज की कठोरता के बावजूद उसके फादर ने उसे पोलाइटनेस सिखा के बड़ा किया है। उन्होंने मेरी परवरिश उतनी कठोर नहीं रखी जितनी उनकी थी। इस सब को पोलाइटनेस का ढोंग बता के जॉर्ज उससे उकता जाता है और इरिटेशन में पूछता है, तुम क्या चाहते हो, मैं माफी मांगू? माजिद का बेटा कहता है, नहीं, वो बस जानना चाहता था कि एक मौत का जिम्मेदार होने पर उसे कैसा महसूस हो रहा है। उसे थोड़ा ह्यूमिलेट करने के बाद वो जॉर्ज को वहां से जाने देता है। उस दिन जॉर्ज ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है और स्लीपिंग पिल्स लेके सोने चला जाता है। इसके बाद हमें उसके बचपन के घर में वो सीन दिखाया जाता है जहां माजिद को ऑर्फनेज ले जाया जा रहा है। पहले वो भाग जाता है, लेकिन उसे जबरदस्ती कार में बिठाया जाता है और वो उसे वहां से लेकर निकल जाते हैं। उसके बाद हम एक वाइड शॉट में माजिद और पियरो को स्कूल के बाद बात करते देखते हैं। फिर वो अलग हो जाते हैं और इस लंबे सीक्वेंस के साथ ये फिल्म एंड हो जाती है।